हेलो, ये हमारा लॉजिक पे नेक्स्ट लेक्चर है, क्योंकि अपना जो इससे पहले हमने लेक्चर अपलोड करा था वो बेसिकली जो लॉजिक की स्पेसिफिक टर्म्स हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हर पेपर का अपनी एक शब्दावली होती है और उसको समझे बिना हम उस विषय को सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो उसकी कुछ अब हमने जो स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ लॉजिक भी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करा था, जिसमें से कि जहाँ पे हमने डिस्कस करा था या परिभाषित करी थी या एक्सप्लेन करा था, उसको प्रेमाइजेस को करा था, प्रपोजिशंस को करा था, कंक्लूजन को करा था, डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड प्रपोजिशन ये हमने डिस्कस करा था, और आर्ग्यूमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंट या युक्ति, उसको हमने वहाँ पे परिभाषित करा था। तो ये उसी के क्रम में अब जो आगे और भी जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू लॉजिक, वो हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली जैसे हमने युक्ति पे वहाँ पे अपना समाप्त करा था, तो युक्ति को ही आज हम डिस्कस करेंगे। एंड जो आपका इसमें ये वाला टॉपिक है, ये बेसिकली डिडक्शन एंड इंडक्शन, ये आपका आज का टॉपिक है। तो इसमें जैसे एक्चुअली ट्रेडिशनली हम देखें तो आर्ग्यूमेंट्स को दो तरीके से डिवाइड करा गया है या विभाजित किया गया है। दैट इज ट्रेडिशनली वी फाइंड आर्ग्यूमेंट्स बीइंग डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और अब जैसे इसको समझाने की दृष्टि से मैं डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर दूंगी। तो समझाने की दृष्टि से सबसे पहले मैं एग्जाम्पल, जैसे कि आपको डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक युक्ति, और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं आगमनात्मक युक्ति। तो ये आपके एक उसका ओरिएंटेशन बन जाए, इसलिए मैं सबसे पहले आपको उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे निगमनात्मक युक्ति का उदाहरण और आगमनात्मक युक्ति का उदाहरण। तो निगमनात्मक युक्ति का उदाहरण जो है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे दर्शन में, जिसको जैसे जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है वो कैसा है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। एंड सेकंड जो आधार वाक्य आता है वो आता है सोक्रेटिस इज अ मैन, सुकरात भी एक मनुष्य है। फिर कंक्लूजन इसके बेसिस पे, अर्थात ये दोनों जो पहले थे वो आधार वाक्य थे या प्रीमाइजेस थे, और उनके आधार पे हमने एक निष्कर्ष को ड्रॉ करा, है ना, उसमें से हमने डिड्यूस करा, निगमन करा। तो उसका और निगमन करने पे हमारे पास क्या आया कि देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, अतः सुकरात जो है वो मरणशील है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, किसका हुआ, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का हुआ या निगमनात्मक युक्ति का हुआ। अब इसके साथ में एक और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट या आगमनात्मक युक्ति। तो आगमनात्मक युक्ति का जैसे जो एग्जाम्पल है वो है जैसे सोक्रेटिस इज मैन एंड मॉर्टल, सुकरात एक मनुष्य है और मरणशील है। राम इज अ मैन एंड मॉर्टल, राम भी मनुष्य है और मरणशील है। श्याम एक मनुष्य है और मरणशील है। फिर हमने इनके बेसिस पे निष्कर्ष या कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया कि प्रोबेबली ऑल मैन आर मॉर्टल, अतः संभवतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आया ये आया हमारे पास में इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स का, और ये आया डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। तो कोई इसमें स्ट्रक्चर का ये फिक्स नहीं है, इसमें नंबर ऑफ प्रीमाइजेस कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, ये आपकी किताबों में आपको काफ़ी इसके एग्जाम्पल्स और मिल जाएंगे, लेकिन ये तो मैंने समझाने की दृष्टि से ये दो आपके एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, तो आपको यू कैन ईजिली मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में तो एक्चुअली जो कुछ भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो निष्कर्ष हम स्थापित कर रहे हैं, इट इज ऑलरेडी इंटेल्ड इन द प्रीमाइसेस। ठीक है, और जो इसमें इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में है उसमें हम एक तरह से एक जनरलाइजेशन ड्रॉ करते हैं। तो उसके बेसिस, तो मतलब उसमें उतनी सर्टेनिटी नहीं होती, उसमें उतनी निश्चयात्मकता, इसलिए इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में उतनी नहीं होती है। अब नाउ एग्जैक्टली हम आते हैं कि भाई इसके डिस्क्रिप्शन पे, इसके विवरण पे। तो जैसे मैंने बताया कि परंपरागत रूप से लॉजिक में जो युक्तियां हैं वो दो प्रकार की स्वीकार करी गई हैं, निगमनात्मक युक्तियां और आगमनात्मक युक्तियां। अब और इससे पहले भी हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस करा था कि युक्ति वर्ड आ रहा है यहाँ पे, निगमनात्मक युक्ति, आगमनात्मक युक्ति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट, की युक्ति होती क्या है, जो कि ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। युक्ति का वहाँ पे मैंने आपको डिफाइन करा था, परिभाषित करा था कि युक्ति बेसिकली होती क्या है। युक्ति एक ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशंस होती है। इट्स अ मतलब एक तर्क वाक्यों का समूह होता है, ठीक है, जिसमें से कि हम कुछ तर्क वाक्यों के आधार पर और निष्कर्ष को स्थापित करते हैं।
ठीक है। तो ये हमने युक्ति को वहां डिफाइन करा था। तो एक्चुअली हम युक्ति में कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर क्लेमिंग इन एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्लेम क्या करता है, आर्ग्यूमेंट ये क्लेम करता है, इन एन आर्ग्यूमेंट इट इज क्लेम that there are certain premises and they provide support to the conclusion। ये किसी आर्ग्यूमेंट में को जो होता है ये क्लेम होता है। नाउ अगेन जो ये है, लेकिन अब आता है कि भाई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो ओनली इन एन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो प्रीमाइसेस हैं या आधार वाक्य हैं, दे प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर द ट्रुथ ऑफ इट्स कंक्लूजन। केवल निगमनात्मक युक्ति में, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में आधार वाक्य अपने निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए एक निश्चयात्मक आधार प्रोवाइड करते हैं। Premises provide conclusive grounds for the truth of its conclusion in an deductive argument। ठीक है, तो ये हमने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन दी, परिभाषा आपको दी। आपके जो एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें जैसे निगमनात्मक युक्ति आपको परिभाषित करने के लिए आती है, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब अगेन जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और वो दो कैटेगरीज क्या आती हैं, जैसे एक तो वैलिड है और इनवैलिड। अर्थात जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है इट कैन बी वैलिड और इट कैन बी इनवैलिड। तो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा और इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा। तो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में तो जो प्रीमाइसेस हैं दे प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इट्स ट्रुथ। दैट इज इट इज इम्पॉसिबल इन एन वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्रीमाइसेस टू बी ट्रू अनलेस द कंक्लूजन इज ट्रू ऑल्सो। है ना, कि एक वैध निगमनात्मक युक्ति में ऐसा हो नहीं सकता कि आधार वाक्य तो सत्य हो और निष्कर्ष सत्य ना हो। अर्थात कि जो प्रीमाइसेस जो हैं वो निश्चयात्मक आधार जो है अपने निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए देती हैं। ठीक है, तो तो हम, और जबकि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट में जो अवैध युक्ति होती है उसमें जो प्रीमाइसेस हैं वो अपने निष्कर्ष को इस तरह से स्थापित नहीं कर पाती, एक उनके लिए कंक्लूसिव ग्राउंड जो है वो प्रोवाइड नहीं करती हैं, निश्चयात्मक आधार जो है वो प्रोवाइड नहीं करती हैं। अब आप जैसे भाई ये जो मैं बोल रही हूँ इसको आप उस पर्सपेक्टिव में एनालाइज करके अंडरस्टैंड करिए। जैसे मैंने दो आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का भी और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का। तो जो भी हम जैसे थियरी पढ़ रहे हैं इसमें रिगार्डिंग डिडक्शन, तो उसको आप वो एग्जाम्पल रखिए और उसमें आप उसके पर्सपेक्टिव में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, और एक दो बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हमने माना कि भाई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट डिफाइन करा, फिर वैलिड और इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट डिफाइन करा, और वो कैसे, तो एक्चुअली इसको अपन एनालाइज करें तो हो क्या रहा है कि इसमें जो डिफरेंस है बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट किस पे डिपेंडेंट है या किस पे निर्भर है, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन। जो आधार वाक्यों में और निष्कर्ष में क्या संबंध है उसके आधार पर ये डिस्टिंक्शन हमारे सामने आता है, और वो किस रूप में आता है, निश्चयात्मक है आधार वाक्यों में, तो फिर निष्कर्ष भी उसमें निश्चयात्मक हो जाता है। तो दैट इज वी कैन से इन अ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट either the premises succeed in providing conclusive ground for the truth of its conclusion or they do not succeed। ठीक है, एक वैध निगमनात्मक युक्ति में एक निगमनात्मक युक्ति में या तो आधार वाक्य अपने निष्कर्ष को स्थापित करने में सक्सीड करते हैं और या वो नहीं कर पाते। इफ दे सक्सीड then the argument is valid and if they don't succeed then the argument is invalid। ठीक है, तो ये जो है ये डिफरेंस आ गया बिटवीन द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में। तो और फिर यहाँ पे इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट वी यूज द टर्म वैलिड एंड इनवैलिड ओनली फॉर द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। हम जो वैध और अवैध युक्तियों का जो टर्म्स पद यूज करते हैं वो केवल मात्र डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। अर्थात हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी को वी नेवर यूज दीज टर्म्स फॉर इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए हम कभी भी यूज नहीं करते। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के अप्रीजल के लिए या उनके मूल्यांकन के लिए वी यूज सर्टेन अदर टर्म्स, है ना। ये तो कभी भी वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी हम इसके इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं यूज करते, केवल डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में ही ये टर्म्स एप्लीकेबल होती हैं। तो अब जो डिडक्टिव, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में
वो आया का जो डोमेन है या जो रियल्म है वो क्या हो गया, इट इज स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन एंड allowing us to discriminate between the valid arguments and invalid arguments। अर्थात ये हमको जो डिडक्टिव लॉजिक है ये हमें एक कुछ मापदंड देता है जिनके आधार पर कि हम वैलिड आर्ग्यूमेंट्स को और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स को एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज द मेन टास्क ऑफ लॉजिक, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द करेक्ट रीजनिंग एंड इनकरेक्ट रीजनिंग। ठीक है, तो और फिर यही है कि अगर जो कोई आर्ग्यूमेंट है, डायरेक्टिव आर्ग्यूमेंट है और उसकी रीजनिंग करेक्ट है तो हम उसको वैलिड कह देते हैं, एंड इफ द रीजनिंग इन्वॉल्व इन एन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इफ इट इज नॉट करेक्ट देन वी कॉल दैट आर्ग्यूमेंट एज इनवैलिड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आर्ग्यूमेंट आता है वो आता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। हमारा टॉपिक था डिडक्शन एंड इंडक्शन, ये युक्तियों के लिए पद यूज होते हैं, और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। तो वी हैव सो फार डिस्कस्ड द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। अभी तक हमने निगमनात्मक युक्तियों की बात करी थी, अब हम आगमनात्मक युक्तियों को डिफाइन करने की या परिभाषित करने की कोशिश करेंगे। तो जो क्लेम इसमें इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में किया जाता है, मतलब द क्लेम दैट इज मेड इन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में या निगमनात्मक युक्तियों में हम क्लेम करते हैं उससे एंटायरली डिफरेंट क्लेम जो है वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में दिया जाता है। मतलब इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में जो प्रीमाइजेस हैं, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज दैट इन एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रीमाइजेस दे डू नॉट प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड्स फॉर द ट्रूथ ऑफ इट्स कंक्लूजन। जो आगमनात्मक युक्तियां होती हैं, अब युक्ति है तो हमने जैसे डिफाइन करा था, युक्ति में आधार वाक्य होंगे, निष्कर्ष होगा, तो वहां तक तो वही आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर वही होता है। लेकिन इसको आगमनात्मक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो आधार वाक्य हैं वो अपने निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए निश्चयात्मक आधार जो है वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अर्थात इंडक्टिव आर्गुमेंट में होता क्या है, जो प्रीमाइजेस हैं या जो आधार वाक्य हैं, दे ओनली कन्फर अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी टू देयर कंक्लूजन। अर्थात आगमनात्मक युक्तियों में जो उसके आधार वाक्य होते हैं वो उसके निष्कर्ष को स्थापित करने के लिए केवल एक संभाव्यता प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे निश्चयात्मकता नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, ये दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और एक ये बात भी है कि इसलिए और इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन नॉट use the term valid and invalid for evaluating the inductive arguments, क्योंकि निश्चयात्मकता नहीं होती तो यहाँ पे हम वैलिड और इनवैलिड नहीं कह सकते। जबकि जो निगमनात्मक युक्ति है उनमें मैंने बताया था कि रिलेशनशिप प्रीमाइसेस में और कंक्लूजन में, आधार वाक्यों में, निष्कर्ष में ऐसी होती है कि या तो प्रीमाइसेस जो है वो कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश करेंगी या नहीं करेंगी, तो इसलिए वो आर्ग्यूमेंट्स तो वैलिड या इनवैलिड हो जाएंगे। लेकिन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में तो क्योंकि आधार वाक्य कंक्लूसिव ग्राउंड्स ही नहीं कर रहे, वो एक प्रोबेबिलिटी कन्फर कर रहे हैं अपने कंक्लूजन पे, तो यहाँ पे हम जो है इनको आर्ग्यूमेंट्स के अप्रेजल के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए, उनके इवैल्यूएशन के लिए ये जो टर्म्स हैं वैलिड एंड इनवैलिड, इसको कभी भी हम आगमनात्मक युक्तियों में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो दिस शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। आपके जैसे आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने के लिए आता है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट आता है, वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आता है, इनवैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आता है। तो आपको ये बस इनमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के और उनको अंडरस्टैंड करके इसमें लिखना है। ठीक है, और तो ये हमारा, लेकिन एक इसमें और भी है कि जनरली जो हम स्वीकार करते हैं कि जो इंडक्टिविटी है, ये तो हमने जैसे टेक्निकली इनको डिफाइन कर दिया, और ये भी टेक्निकली है वैसे इन अ वे, लेकिन जैसे मैं बताना मैं क्या चाह रही हूँ कि ये इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को हम एक अलग तरीके से भी डिफाइन करते हैं, दैट इज अ वेरी कॉमन डेफिनेशन जो होती है। तो वो क्या होती है कि जैसे निगमनात्मक युक्ति में तो हम जो आर्ग्यूमेंट होता है या युक्ति होती है वो प्रोसीड कैसे करती है, वो करती है सामान्य से और विशेष की तरफ, है ना। मतलब व्हाट आई वांट टू से इज दैट इन एन डायरेक्टिव आर्ग्यूमेंट वी मूव फ्रॉम यूनिवर्सल प्रीपोजिशन टू अ पर्टिकुलर प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने जो क्लासिकल एग्जाम्पल आपको कई बार दिया है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, है ना, तो ये क्या हुआ, ये एक यूनिवर्सल प्रपोजिशन हुई, एक सामान्य तर्क वाक्य हुआ।
और सामान्य क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ऑल मैन की बात हो रही है। ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 1 मैन और 2 मैन और 3 मैन, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ मैन। हम एक किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहे, 2 मनुष्य, 3 मनुष्य की बात नहीं कर रहे, हम संपूर्ण मनुष्य जाति को यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल मैन। ये नहीं कि कोई 1-2 मरणशील है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो इस प्रकार के जो तर्कवाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम यूनिवर्सल प्रपोजिशन कहते हैं। तो इसलिए जो यूनिवर्सल, जैसे यहाँ पे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैंने अभी आपको कहा था कि एक अलग तरीके से भी हम डिडक्शन और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन करते हैं या परिभाषित करते हैं। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जाता है। तो कैसे जा रहा है? जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया वैसे आपको रिटन फॉर्म में इसमें अटैच डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। अभी तो आप वर्बल लेवल पे आप अपने मेंटल परसेप्शन इसका बना लीजिए कि जैसे ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है। तो ये एक सामान्य वाक्य हो गया और हम इससे किस पे क्या स्थापित कर रहे हैं? सुकरात भी मरणशील है। तो हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे गए। तो ये तो हो गया डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करने का एक तरीका, जिसमें हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को या आज्ञानात्मक युक्ति को परिभाषित करते हैं कि जो आज्ञानात्मक युक्ति है वो कैसे प्रोसीड करती है? वो प्रोसीड करती है फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल, वो विशेष तर्कवाक्यों से और सामान्य की ओर जाती है। जैसे जो अभी शुरू में मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने कहा था भाई सोक्रेटिस इज मैन एंड मॉर्टल, प्लेटो इज मैन एंड मॉर्टल, राम इज मैन एंड मॉर्टल, श्याम इज मैन एंड मॉर्टल। कि मतलब सुकरात एक मनुष्य है, मरणशील है, राम एक मनुष्य है, मरणशील है, प्लेटो एक मनुष्य है, मरणशील है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि संभवतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। तो ये किसका प्रकार हुआ? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट का हुआ। अब इसमें हमने कहाँ से प्रोसीड करा? सारी आप तर्कवाक्यों को एनालाइज करें, सारे तर्कवाक्यों को देखें। तो जब हम कहते हैं कि सुकरात एक मनुष्य है और मरणशील है, तो ये भी क्या है? एक इट इज अ स्टेटमेंट अबाउट अ सिंगल पर्सन, एक किसी व्यक्ति के बारे में ये कथन है। तो ये कैसा हो गया? पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गया। इसी प्रकार से राम के बारे में, श्याम के बारे में, प्लेटो के बारे में हम जो भी स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं वो क्या हो गया? इट इज अबाउट अ सिंगल पर्सन, एक किसी व्यक्ति के बारे में है। तो इसलिए ये इंडिविजुअल स्टेटमेंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स कहलाते हैं टेक्निकली। तो इनको हम विशेष कथन कहते हैं। तो इसलिए ये इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हमने क्या कह रहा था कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। तो इस प्रकार से इस युक्ति का आप स्ट्रक्चर देखोगे, इसका आकार देखोगे, तो आप देखोगे कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में हम विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। तो इस तरह से भी हम जो है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो आपको जैसे एक सबसे जो कहना चाहिए पॉपुलर जो इनकी डेफिनेशन है वो तो यही है आगमन और निगमनात्मक युक्तियों की, कि आगमनात्मक युक्ति जो है वो विशेष से सामान्य पे जाएगी और निगमनात्मक युक्ति जो है वो सामान्य से विशेष पे जाएगी। तो ये हम इसको इस तरह से हम लिख भी सकते हैं। लेकिन अब ये चूंकि अपन का तो एक लॉजिक एज अपन का सब्जेक्ट है, विषय है, तो इसमें तो और भी डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगी। आपके लिए वैसे इस लेवल पे इतना पर्याप्त है, लेकिन फिर भी इतना चूंकि आपकी बुक्स में ये आपको मिलेगा लिखा हुआ कि अगर हम इनको क्लोजली एनालाइज करते हैं, इन जो हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स को, और हम इसका क्लोजर एग्जामिनेशन करें, क्लोजली इनको एनालाइज करें, तो हम देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है of defining this traditional definition of defining the deductive arguments and inductive arguments is not satisfactory। अर्थात परंपरागत रूप से जो हम आगमन और निगमन को परिभाषित करते आए हैं, ये परिभाषा जो है ये यथेष्ट नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और वो पर्याप्त क्यों नहीं है? क्योंकि इसके हमको काउंटर एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। और वो काउंटर एग्जाम्पल्स किस रूप में मिलते हैं? काउंटर एग्जाम्पल का क्या मतलब है? अभी हमने परिभाषित कर दिया कि भाई जो निगमन है वो सामान्य से विशेष पे जा रहा है, तो हमको और आगमनात्मक युक्ति को डिफाइन करा कि वो विशेष से सामान्य पे जा रही है। लेकिन हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं आगमनात्मक युक्ति का जो कि सामान्य से सामान्य पे जा रहा है, और इसका निगमनात्मक युक्ति का भी ऐसा उदाहरण है जो कि सामान्य से सामान्य पे जा रहा है। तो ये काउंटर एग्जाम्पल्स ये प्रूव करते हैं या ये इम्प्लाई करते हैं कि परंपरागत रूप से हम जिस प्रकार से इंडक्शन और डिडक्शन को परिभाषित करते आए हैं, ये इट इज़ नॉट टोटली सेटिस्फैक्ट्री। दो वी
continue to define the tradition inductive and deductive argument in this way only. लेकिन अगर हम क्योंकि दर्शन में तो एनालिसिस ही होती है, ये विवेचना ही होती है, तो हम कोई भी जो है चीज़ को विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस वी डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हमको बतानी भी पड़ती है और पता भी होनी चाहिए कि ये जो तरीका है ये पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में काउंटर एग्जाम्पल्स जो हैं वो इसके मौजूद हैं। ठीक है, थैंक यू। फर्दर विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर।